मैंने ऐसी कुछ चीज़ें की नहीं कि उससे मेरी कुछ फैमिली हर्ट हो या फिर उनको पता चले कि मुझे ये चीज़ खा रही है। कुछ एक मार्क्स की वजह से मेरा जेजे स्कूल ऑफ आर्ट रह गया। हाय फ्रेंड्स, राइश यू वंस अगेन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है हम सब में हीरो। और आज जिस गेस्ट को मैं अपने मंच पे बुलाने वाला हूँ वो है एक मल्टी टैलेंटेड पर्सन जिन्होंने अलग अलग फील्ड में अपना हाथ जमा कर रखा हुआ है। एक शॉप है जिसमें वो एक पर्टिकुलर चीज़ करते हैं, बट उधर से ही काफ़ी चीज़ को ऑपरेट करते हैं। क्या क्या ऑपरेट करते हैं, वो कौन है, उनको जानने के लिए मैं आपको उनके पास लेके जाता हूँ। ओके, यूट्यूब चैनल जिसका नाम है हम सब में हीरो। तो आप तो इसका मकसद जानते ही हैं, इसमें लोगों को अपने कॉमन लोगों को मोटिवेट करना अपनी स्टोरी से, राइट? तो सबसे पहले आप जरा बताइए हमारे ऑडियंस को कि आप का फैमिली बैकग्राउंड कैसा था, बचपन में कैसे थे, और नॉटी थे, मस्तीखोर थे या शांत थे, स्कूलिंग कैसा था, थोड़ा उसके बारे में बताइए। हाय, हेलो, माय नेम इज रितेश बागराव। आपने मुझे पूछा मैं बचपन में कैसा था। मैं बैक बेंचर था। ओके। मैंने मेरे स्कूल टाइम में बहुत मस्ती किया है। okay. मैंने मेरे पेरेंट्स से बहुत मार खाया है। मेरे पेरेंट्स में ऐसा मतलब मेरे फैमिली में ऐसा कोई नहीं कि जिसने मुझे मारा नहीं होगा। ओके। तो मैं बकायदा, और मुझे स्टडी में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था पहले से ही। ये बताइए कि एज अ कमर्शियल आर्टिस्ट अपनी करियर जर्नी मतलब कैसे स्टार्ट हुआ और क्या क्या बाधाएं आई, किसने आपको इसका आइडिया दिया? सो मैं बचपन से ही वो जो है कुछ लेना, कलर्स लेना, पेंसिल्स लेना, फिर वो ड्रॉ करते रहना। और धीरे धीरे ऐसा हुआ कि मेरे स्कूल के जो ड्राइंग टीचर्स थे, उन्होंने मुझे एक बार बोला कि हाँ तेरा ड्राइंग अच्छा है, तू ये कर सकता है। तो ऐसा है, तो 10th तक तो उन्होंने मुझे अच्छा खासा ये लाइन पे परफेक्टली लेके आए थे। उसके बाद 10th के बाद मुझे क्या करना है, मेरा मोटिव कुछ क्लियर नहीं था। फैमिली ने थोड़ा बहुत ये किया था कि तुझे सिर्फ होता है, सबके साथ होता करना है। बिकॉज मेरे घर में हाँ, मेरे डैड से थोड़ा सा ये थे, मेरे डैड थोड़े क्रिएटिव थे। मैं अभी भी मेरे फैमिली से सुनता हूँ। तो वो लाइक अपना गणेश मंडल वगैरह रहता है, वहाँ पे उन डेकोरेशंस करते थे। तो मैं बहुत छोटा था, तो माइट भी उनसे थोड़ा बहुत कुछ आया है। मेरी बहन का भी जो है वो ड्राइंग बहुत अच्छा है, बट कुछ रीजन की वजह से बहन ने वहाँ पे ड्रॉप करके वो कॉमर्स में बहुत अच्छा स्टडी किया। मेरी बहन बहुत मतलब मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं ज्यादा पढ़ाई नहीं हूँ। नहीं, कोई बात नहीं, that happens। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों कि अगर आप इनिशियल स्टेज में आप स्टडीज में अच्छे नहीं तो आप लाइफ में कुछ हासिल नहीं कर सकते। तो दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल कि आज की डेट में अब जो ये बताएंगे क्या क्या रन करते हैं, यू विल गेट टू लर्न। हाँ जी, या श्योर। सो कैसा था ना, तो मेरी बहन को लगता था कि जो मैं नहीं कर पाई हूँ वो मेरा भाई कर पाए। तो थोड़ा कॉमर्स भी करने का ट्राई किया मैंने। लाइक मैं कॉलेज गया ही नहीं कभी, मैंने बंक बहुत किया है। मेरे घर वाले सुनेंगे तो डेफिनेटली मारेंगे। मैंने बंक बहुत किया है, कॉलेज कभी गया नहीं। तो उसके बाद ऐसा था कि नहीं, मुझे आर्ट कॉलेज में ही एडमिशन लेना है, मेरा मोटिव वहीं पे है सबसे ज्यादा। तो बेसिकली मैं बहुत जिद्दी था कि मुझे यही करना है, मैं यही से और कहीं नहीं हिलने वाला है। नहीं, as long as you are clear, no? nothing problem. तो मैंने कॉमर्स छोड़ के मैं आई गेस बोलूँगा कि 2010-2011 की बात है। मुझे बेसिकली फाउंडेशन के इसमें एडमिशन मिला है। तो कमर्शियल आर्ट का आइडिया भी मुझे वहीं से आया। वहाँ पे मेरे एक सर थे, उन्होंने मुझे बताया है कि अगर तुम अप्लाई आर्ट करोगे, अप्लाई आर्ट मीन्स जो होता है कि आप सिर्फ कैनवास पेंटिंग करोगे, उसमें आपको पहले इन्वेस्ट करना पड़ता है। उसके बाद जो पेंटिंग्स है वो आपका एग्जीबिशन में जाएगा, फिर एग्जीबिशन से सेल होके फिर आप उससे पैसा बना पाओगे। ये एक होता है। दूसरा होता है कमर्शियल वे। ये उन्होंने मुझे प्रॉपर जो तरीके से समझा था वही तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ और आपको भी बता रहा हूँ। Those who are interested in being commercial artists. कमर्शियल जो वे है वो पूरा डिजिटल मीडिया है। अप्लाइड में पूरा हैंडवर्क होता है, क्राफ्टिंग ज्यादा है, सब कुछ है। और कमर्शियल वे जो है वो कंप्यूटराइज बहुत ज्यादा होता है। उसमें स्क्रिबल्स बनते हैं हैंड से, बट जब स्क्रिबल्स बनते हैं उसके बाद आपको फाइनल आउटपुट जो आता है वो पूरा डिजिटल वे में जाता है। ओके, सो ये होता है। टेक्निकल में जा रहे हैं। गुड।
ये होता है कि आपका कमर्शियल वे। अगर एग्जांपल दूं तो मुझे अगर कोई नॉर्मल एक चॉकलेट है, वो रॉ चॉकलेट कोई बनाता है, तो मुझे उसका पैकेजिंग से लेके उसका सेल कैसे करना है, उसके एड तक, मुझे उसके टीवीसी तक जाना है। तो ये सब चीजें कमर्शियल में सिखाई जाती है। लाइक एक एडवर्टाइजिंग फील्ड है वो। पर आप कैसे आए, किसने आपको इसमें तो मुझे यही हुआ कि मैं जब मेरा फाउंडेशन में पास आउट हुआ था, कुछ एक मार्क्स की वजह से मेरा जेजे स्कूल ऑफ आर्ट रह गया। सर ने सजेस्ट किया कि वर्ली में ऐसा ऐसा एक कॉलेज है, वर्ली में, हाँ, या एलएस रेजा स्कूल ऑफ आर्ट करके, तो वहाँ पे तुम जाओ, वहाँ पे तुमको एडमिशन मिलेगा। तो वो प्राइवेट कॉलेज है, कितने साल पहले 2 कॉलेज है वो, एक्चुअली 4 साल का होता है। हम लोग ने 3 साल में कंप्लीट किया था। अच्छा, तो ये कैसे आपने सेटअप किया? ये जो सेटअप का जर्नी है मेरा, मैं उधर से ही जो रहेजा में था, बेसिकली आपने पहले सुना कि मेरे को टैटू आर्टिस्ट फाउंडेशन बैच में ही मिले हुए थे। तो वहाँ से मुझे थोड़ा चस्का लग गया था टैटू का। अच्छा, या तो मैंने बेसिकली वहाँ से करना चालू किया। मेरे पास ये सब कुछ नहीं था पहले। मुझे जिसने सिखाया, मुझे जिसने मशीन का नॉलेज दिया, वहाँ से ना मैं उससे रेंटल मशीन लेता था। अच्छा, ओके, ये दैट्स हाउ वी स्टार्ट। कभी छोटा जब काम, हम जब भी कोई काम स्टार्ट करते हैं, इमीडिएटली हम एकदम, जब तक हम रिच फैमिली से नहीं है तो वो कर नहीं पाते हैं, तो हम मिडिल क्लास फैमिली के ऐसे ही स्टार्ट करते हैं। रेंटल, आपने पहले भी कई लोगों को सुना होगा, लोग रेंट में स्टार्ट करते हैं, देन दे मेक देयर ओन शॉप और जो भी बिजनेस है। बाद में मैंने डिसीजन किया कि मैंने मम्मी को बोला कि यार मुझे ना ऐसा ऐसा है अभी, तो मुझे एक स्टूडियो स्टार्ट करना है, तो मुझे मशीन लेना पड़ेगा। तो मैंने एक बेसिक सा, पहले बहुत बेसिक मशीन आता था, किट, जो कॉइल मशीन्स होते थे पहले के टाइम पे। अभी तो बहुत एडवांस हो गया है। तो वो कॉइल मशीन्स ले लिया, थोड़ा बहुत सेटअप बना लिया मैंने। अब बिलीव नहीं करोगे, 4x10 का स्टूडियो था सिर्फ मेरा। 4x10, मतलब अभी हम लोग दोनों जहाँ बैठे हैं, बस हम लोग दोनों बैठेंगे, स्टूडियो खत्म। ओके, या तो ये मेरा स्टूडियो था। ये मैंने 2012 में स्टार्ट किया था वहां से। मेरे साथ एक पार्टनर था, मैं कॉलेज जाता था, कॉलेज जाने के टाइम मेरा पार्टनर स्टूडियो संभालता था। एंड देन अगेन जब मैं इवनिंग कॉलेज से आता था, देन मैं वहां से स्टूडियो फिर से ज्वाइन होता था। तो क्लाइंट्स और स्टूडियो एंड जो कॉलेज था उसका असाइनमेंट्स, ये सब करके मैं वो टाइम पे स्टूडियो ये किया। शुरुआत हुई 2011 में, टैटू सीखा 2010 में। पूरा टैटू स्टूडियो का शुरुआत हुआ 11 में। तो वहाँ से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ। अब मुझे ऐसा था कि अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कॉलेज पास आउट करके मैं जॉब करूं या फिर स्टूडियो करूं। ये होता है, काफी लोग के साथ होता है। हाँ, कुछ हाथ में आया था ना, तो हम लोग सोचते हैं बॉस इसी में कंटिन्यू करते हैं। या हाँ, यही हुआ मेरे साथ। अच्छा। तो रहता है। और मेरे साथ जो मेरे सर लोग थे कॉलेज के, वो बहुत, अभी भी मैं उनके टच में हूँ। टचवुड मुझे ऐसे सर मिले हैं। अच्छा। मैं उनके साथ ये सब शेयर करता हूँ, कभी कहीं पे रुक गया, कभी कुछ मिल गया, तो उन लोग मुझे हेल्प करते हैं। तो मैंने जॉब का सोचा नहीं। तो जो कमर्शियल वे में जॉब होता है, वही मैंने सोचा कि यहीं से बैठ के अगर फ्रीलांसिंग ऑपरेट करूँ, तो मैंने ट्राई किया कि उसको फ्रीलांसिंग करना स्टार्ट करे। तो मुझे धीरे धीरे काम आना स्टार्ट हो गया। तो रितेश, ये बताइए, आप मल्टीटास्किंग का काम करते हैं, मैंने आपने मुझे बताया था, तो क्या क्या और करते हैं? एक्चुअली मुझे म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट है। म्यूजिक में? हाँ, बचपन से। मैंने कहीं सीखा नहीं है, बट मैं अच्छा खासा ड्रम्स प्ले कर लेता हूँ। मैं अच्छा एक ताशा प्लेयर हूँ। उसके बाद में थोड़े बहुत इंस्ट्रूमेंट्स है जो मैं अच्छी तरीके से बजा सकता हूँ, मतलब सुन के। उसके बाद में ऐसा है कि मैं इवेंट्स भी करता हूँ, जो कि मेरे दोस्ती है उनको मिला के मैंने टीम बना लिया है। तो बर्थडे पार्टीज हो गया, वेडिंग्स हो गया, ये सब चीज मैं अरेंज कर देता हूँ, जो कि एक आर्ट का ही फील्ड है। तो वो मैंने थोड़ा सा ये कर भाई, यहाँ पे बहुत लर्निंग की चीज है। इन्होंने ये बताया कि पढ़ता नहीं था, लिखता नहीं था, तो लोग सोचते हैं कि भाई करियर अब नहीं है, वो बंदे की लाइफ गई। बट सी हाउ ही इज मैनेजिंग। सॉरी। तो उसके बाद मैं जो है, मैंने बताया कि मैं आर्ट कॉलेज से हूँ, तो मैं सिर्फ टैटू की तरफ फोकस नहीं करता हूँ। मैं फ्रीलांसिंग में वॉल पेंटिंग्स लेता हूँ। उसके बाद में जैसे गणपति का सीजन आता है, तो गणपति में मेरा 3D का काम बहुत अच्छा है। तो मैं गणपति डेकोरेशंस वगैरह बना लेता हूँ। गणेशा का आइडल्स जो है उनको कलर करता हूँ, उनको सजाने का, उनका जो भी श्रृंगार होता है, लाइक वो जो भी उनका मुकुट सजाना, या फिर उनका कुछ
कड़ा रहता है या जो कुछ रहता है, छोटी छोटी चीजें, वो चीज मैं गणपति में जैसा मैं फ्री रहता हूँ फ्रीलांसिंग में कर लेता हूँ। ओके, यस। आप काफ़ी चीज़ करते हैं, लाइक मल्टीटास्किंग, लाइक इवेंट मैनेजमेंट, टैटू, पेंटिंग, स्केचिंग, ये सब करते हैं, तो उसमें चैलेंजेस क्या आते हैं? टैटू के बारे में सबसे बड़ा चैलेंज है कि जब क्लाइंट स्टूडियो में आते हैं तो उनको एक परफेक्ट डिजाइन देना, क्योंकि एक डिजाइन देखने के लिए छोटा से छोटा क्यों ना होए, कम से कम 1-1.5 घंटा निकल जाता है। ओके। तो जब तक हम उनको परफेक्ट डिजाइन नहीं देते हैं वो सेटिस्फाइड नहीं थे। और मुझे चैलेंज इतना होता है कि मेरे माइंड में डिजाइन होता है बट वो क्लाइंट के माइंड में हम लोग को ट्रांसफर करना होता है। तो वो करना मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाता है कि हाँ ये आपके हाथ पे या आपके बॉडी पे परफेक्ट दिखेगा। yes. तो ये मेरा चैलेंज होता है वो टाइम पे। आफ्टर केयर के लिए भी काफी चैलेंजेस आता है। बहुत लोग जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, जो कि बहुत सिंपल होता है आफ्टर केयर, तो उसके लिए भी बहुत डीप जाना, कभी कभी समझाना पड़ता है कि ऐसे मत करो ऐसा होता है, ऐसे मत करो ऐसा होता है। मैंने सुना है कि स्किन के प्रॉब्लम्स आते हैं। हाँ, स्किन के प्रॉब्लम्स आते हैं कभी कभार। कैसे है कि हम बता देते हैं कि कुछ टाइम हम हमारे पास रहते हो, उसके बाद में 7 डेज का आपका प्रिकॉशंस होता है। प्रॉब्लम्स कभी क्लाइंट से भी नहीं होता है, जल्दबाजी में वो कुछ ऐसी चीजें कर देते हैं कि लाइक पानी लगना, ये होना। तो वो सब चीजों के वजह से ना आपका टैटू जो है वो खराब हो सकता है। आपने मुझे पूछा था कि इवेंट के बारे में। जी जी। सेम इवेंट का है कि क्लाइंट्स आते हैं, मुझे बर्थडे पार्टी करना है। तो उनका क्वेश्चन एक ही होता है, बर्थडे पार्टी करना है, बट हम लोग सब देते हैं और उनका बजट होता है कम। सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि क्लाइंट होता है कि मेरा बजट कम है, मुझे ये बजट में इतना करवाना है, और उनको सब चाहिए रहता है। तो वो सबसे बड़ा टास्क मेरे लिए रहता है, वो सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए रहता है। सो वो एक प्रॉब्लम आता है। अच्छा। दूसरा हो गया कि मैं वॉल पेंटिंग्स करता हूँ। जी जी। वही पे वही प्रॉब्लम। इतना बड़ा वॉल है, इमेजिनरी मेरे माइंड में सेट है कि ये वॉल पे ये आने वाला है, ये वॉल पे ये आने वाला है, ये ऐसा ऐसा है। अब ये मुझे क्लाइंट्स को बताना है। तो यार लैपटॉप खोलो, फिर वो वॉल का पिक्चर लो, फिर प्लेसमेंट करो, तब जाके वो उनको जाके समझा पाते। तो इतने सब चैलेंजेस आते हैं। लाइफ में ऐसा कौन रोल मॉडल है या कौन ऐसा व्यक्ति है या गुरु है जिससे आप बात करते हैं तो आप you feel excited then you hit the world? क्या करते हैं? किससे? कौन है इसमें वो? अभी मैं सिर्फ एक का नाम नहीं ले सकता। अच्छा, okay. क्योंकि आप जानोगे तो हर एक के लाइफ में दोस्त होते हैं। Yes, definitely, yeah. तो सबसे पहले तो ऐसा था कि मैं दोस्तों के साथ बहुत शेयरिंग करता था। Okay, मेरे को कुछ भी होता था तो एक बहुत मेरे अच्छे दोस्त है अभी भी। कुछ भी प्रॉब्लम होता है या क्या होता है मैं दोस्तों से शेयर करता हूँ। उसके बाद ऐसा होते गया कि जब मैं थोड़ा मुझे समझ आने लगा या कुछ हो गया तो मैं मेरे घर वालों में मेरी बहन, जैसे आपको बोला, बहुत ही एकदम डाउन होता है, थोड़ा लेवल तक जाता है, अब मुझे लगता है कि अब मुझसे नहीं होगा, तब जाके एक होता है कि मैं मेरे बहन से ज्यादा बातें शेयर, बहुत ज्यादा नहीं बट एक लेवल ऐसा होता है कि अब मुझसे नहीं हो पा रहा है, तब मैं जाके मेरे बहन को शेयर करता हूँ। तब मेरे पास ऑप्शन नहीं रहता है। अब जाके ऐसा सिचुएशन है, मैं मैरिड हूँ, ये भी इनको अभी पता चला है। ये तो बताया नहीं आपने। तो अभी ऐसा होता है कि पहले मैं वाइफ से शेयर करता हूँ, फिर वाइफ और मेरे से अगर कुछ ना हो तो फिर हम लोग बहन के पास जाते हैं। तो रितेश जी अभी एक सिंपल सा टास्क करते हैं, एक रैपिड फायर राउंड रखते हैं। 5 चीज मैं पूछूंगा, वर्ड एक बोलूंगा मैं, आप उसके रिलेटेड कोई भी इमेज आपके दिमाग में आ रहा है या वर्ड आ रहा है वो बोलिएगा। तो योर स्ट्रेंथ? मेरी वाइफ फिलहाल तो। ओके, फिलहाल तो गुड वन। योर वीकनेस? मेरा वीकनेस अभी ये बहुत रैपिड फायर है, इतना टाइम नहीं ले सकते आप। वीकनेस वर्कआउट। वर्कआउट, ओके, जो कभी नहीं होता है मेरे कभी नहीं होता। ओके, कलर? येलो। येलो कलर, ओके। आपका फेवरेट हीरो? रणवीर सिंह। रणवीर सिंह, भाई रणवीर सुन रहे हो, आपका फैन है यहाँ पे। और आपका फेवरेट डॉक्टर? फेवरेट डॉक्टर कल्याण राणा डॉक्टर। राणा जी। तो रितेश जी, सबकी लाइफ में ना एक ऐसा वक्त आता है यू फील वेरी डीमोटिवेटेड कुछ रीजन से, किसी भी रीजन से। तो ऐसा कोई सिचुएशन था जब आप बहुत डाउन हो गए थे, आपको लग रहा था कि भाई लोग समझ क्यों नहीं रहे, या कुछ ऐसा आप बाहर नहीं निकल पा रहे थे, बट अल्टीमेटली आप उससे बाहर आए, लोगों को समझाए? कुछ ऐसा सिचुएशन शेयर करना चाहेंगे हमारे ऑडियंस के साथ? होता है।
एक ऐसा होता है कि जब हम लोग हमारी फील्ड चूज करते हैं, लाइक आर्टिस्ट फील्ड, तो बहुत कम लोग हैं जो समझ पाते हैं। हाँ, सपोर्ट नहीं करते, सही सपोर्ट बात है। नहीं करते हैं। सब लोग बोल रहे हैं डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, कोई Yes. आर्टिस्ट के लिए सोचता नहीं है। बिकॉज मेरे फील्ड, मेरे घर में फैमिली में सब, लाइक मेरा एक भाई इंजीनियर है, बाकी सब कॉमर्स में पढ़े हुए हैं, बाकी अकाउंट्स में है। तो मैं अकेला ऐसा था कि मेरी जो फील्ड है वो बहुत अलग थी, एंड मैंने बहुत अलग चूज किया है पहले से ही। मैं मतलब थोड़ा डिफरेंट रहा हूँ घर में। तो एक टाइम ऐसा आ गया था कि मतलब लाइक बोलते ना कि बोलते बोलते सब लोग कितना दिन टैटू करेगा यार, कितना दिन ये चलेगा। तो एक फेज ऐसा था कि थोड़ा जॉब फिर जॉब करते करते ये साइड बाय साइड चालू रहा। तो ये वो तो टाइम पे मुझे ऐसा था कि यार ये नहीं करना है मुझे जॉब, मतलब मुझे खुद को जॉब पसंद नहीं है, मुझे इसमें थोड़ा इंटरेस्ट है, तो मैं हैप्पीली काम कर लेता हूँ। परफेक्ट। तो डाउन हो गया था, बट मैंने ऐसी कुछ चीजें की नहीं कि उससे मेरी कुछ फैमिली हर्ट हो या फिर उनको पता चले कि मुझे ये चीज खा रही है। तो ये सब दोस्तों से शेयर किया हूँ, बहुत कम टाइम फैमिली से शेयर किया, और कम टाइम फैमिली को बताया हूँ या मेरे फेस से पता चला कि मैं डाउन फील कर रहा हूँ, ताकि हमारे वजह से फैमिली और टेंशन में ना आए। सही बात है सर। तो आजकल आप देखोगे हमारी सोसाइटी में ओल्ड एज होम काफी खुल रहे हैं, या हाँ, तो उसका रीजन क्या है? बेसिकली हम लोग अगर देखा जाए तो रीजन एक नहीं हो सकता। जैसे अभी बोल सकते हैं कि बहुत लोगों को जो है वो कुछ लोग जान के भी नहीं करते हैं, या कुछ लोग बोलते हैं कि कुछ लोगों से जान के हो जाता है। बट जो आउट ऑफ टाउन है या जो फिर आउट ऑफ इंडिया है, उन लोगों के लिए जो है वो मैं बोलना चाहूँगा कि यहाँ रखने से अच्छा आप किसी आपके जो मतलब आपके करीबी जो रिलेटिव्स है या कोई आपके उनकी जो अच्छी खासी देखभाल कर पाए, आप उनके हैंड ओवर कर दो, या फिर आप यहाँ से उनको लेके जा सकते हो तो आप वहाँ लेके जाओ। मुझे खुद को ऐसे नहीं लगता है कि मैं मेरी मॉम को या किसी मेरी दादी को या दादा को मैं वृद्धाश्रम में रखूं, बिकॉज हम लोग बचपन से बड़े उनके प्यार से होते हैं। राइट। तो क्यों ना हम उनको अपना प्यार थोड़ा दे दे, तो वो जरूरी है। लास्ट स्टेज में वही अगर उनको ना मिले तो ये अच्छी बात क्या फायदा। नहीं, मैं क्यों बोल रहा हूँ ना, क्योंकि उन्होंने आपके लिए कुछ किया है, राइट? यस, वो किया है। हाँ। तो आप उनसे नहीं निभा रहे हो, बट वहीं पे अगर आपका एक बच्चा रहता है तो आप उसको अपने साथ लेके कहीं भी घूमना होता है, दूसरे स्टेट में लोग जाते हैं, बट अपने पेरेंट्स को क्यों नहीं लेके जाते हैं? हाँ, वही होता है। बट अभी ये सिचुएशन में ऐसा कुछ हो गया है, अभी लोगों को ना प्राइवेसी ज्यादा चाहिए। प्राइवेसी चाहिए, बट अगर वही चीज अपने पेरेंट्स सोचते तो प्राइवेसी चाहिए, भाई हॉस्टल में नहीं दो उनको। हाँ, वो है। वो अच्छा लगता? नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं खुद मैं मॉडर्नाइज हूँ, मैं खुद आर्टिस्ट हूँ, मेरा थॉट प्रोसेस बहुत अलग है। मैं भी मेरे फैमिली को छोड़ के, मैं और मेरी वाइफ सिर्फ हम लोग हैंग आउट करने बोलो या फिर बाहर घूमने जाते हैं, बट हम लोग का डेली बेसिस नहीं रहता है। हम लोग कुछ दिनों में, ऐसे कुछ मंथ में या कुछ साल में 2-3 ट्रिप ऐसे प्लान करते हैं जो टाइम फैमिली के लिए रहे। क्या बात, वो भी इम्पोर्टेंट है। सिर्फ हमारे लिए नहीं, हम लोग पूरा प्लान करके फैमिली के साथ जो टाइम है वो फैमिली को भी देते हैं। तुम हमारा भी एंजॉय करना जरूरी है, उनको भी टाइम देना जरूरी। नाती पोते भी बड़े हो जाते हैं तो वो भी बात नहीं करते हैं, लाइक दे आर बिजी इन देयर वर्ल्ड, तो सही लगता नहीं है। हाँ, तो लोग अपने आप को अलग फील करने लगते हैं। यस, आपकी बात एकदम सही है। तो उसके लिए हमारा एक घर का जो एम्बियंस होता है, हम लोग एटमॉस्फेयर बोलते हैं, राइट, वो भी बहुत जरूरी होता है कि हम लोगों को क्या बताया गया है, या हम लोगों को हमारे जो दादा है, दादी है, हमारे मॉम डैड है, उन्होंने हम लोग को कैसे ये चीज के ऊपर डेवलप किया है, ये सब बहुत मैटर करता है। पर एक चीज दोस्तों, बस एक चीज बोलना चाहूंगा कि जो एक कहावत है, व्हाट गोज अराउंड दैट कम्स अराउंड, तो जो समाज में चलती है ना, एक दिन आपके साथ भी घटित हो सकती है। इसलिए आप जैसा समाज बनाएंगे आप वैसा। आपकी लाइफ में सक्सेस का क्या मतलब है? सबके अलग अलग मायने होते हैं, तो आपके लिए सक्सेस क्या है? कब आप फील करोगे कि मैं सक्सेसफुल रहा? मुझे एक बड़ा आर्ट स्टूडियो कल्याण में चाहिए, जहाँ पे आपको टैटू मिले, पेंटिंग्स मिले, जहाँ पे क्राफ्ट मिले, जहाँ पे जो 3D के जो आर्टवर्क्स होते हैं, जो आप स्टैचूज देखते हो, वो मिले। वो मेरा ड्रीम है कि आपको वन रूफ में जो आर्ट आप जाते हो टाउन साइड खरीदने के लिए, वो मैं आपको कल्याण में अवेलेबल करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मेरा ड्रीम है। जो कि मुझे आपको बहुत बड़ा स्टूडियो, मेरा खुद का ड्रीम है कि मेरा स्टूडियो बड़ा हो, उसमें सेक्शंस हो, टैटू सेक्शंस हो, आर्ट गैलरी का सेक्शन हो जिसमें मेरे पेंटिंग्स रहेंगे,
मेरे कोई फ्रेंड्स हैं उनके पेंटिंग्स रहेंगे बनाए हुए, और डिमांडिंग आपके जो स्केचेस आते हैं, जो कपल पेंटिंग होता है या किसी फ्रेंड को आपको गिफ्ट करना है या कुछ होता है स्केचेस, वो भी मैं करता हूँ। Okay. तो वो सब आपको एक रूफ के अंदर मिले, ये मेरा कोशिश है कि मुझे वो आर्ट स्टूडियो करना है। परफेक्ट। तो रितेश जी, यूजली हम अपने ऑडियंस को ना अपने गेस्ट के गाना गाने को बोलते हैं या डायलॉग बोलने को बोलते हैं कि जिस गाने को जब आप डिमोटिवेटेड रहते हैं उस गाने को सुन के या गा के आप मोटिवेटेड होते हैं, तो ऐसा कुछ गाना सुनाना चाहेंगे ऑडियंस को? मैं एक सुल्तान मूवी का गाना सुनाना चाहूंगा। वो या, इसके लिए sure. है कि एक्चुअली वो जो गाना है ना बहुत एनर्जेटिक है, और जब भी आप डाउन फील करोगे तो वो गाना सुनोगे तो वो आपको ऑटोमेटिकली एक एनर्जी आ जाती है। तो वो गाना ऐसा है कि घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, या, बाकी है तुझ में हौसला, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, बंदियार मैदान कस्टमर को फतेह। क्या सर्विस देती है उसके बारे में बताइए। मेरा स्टूडियो का नाम है बर्निंग नीडल टैटूज एंड आर्ट स्टूडियो। तो मेरे यहाँ पे बेसिकली टैटूज तो होते ही है, उसके बावजूद आपको कोई स्केचिंग करवाना है या वॉल पेंटिंग है या इवेंट्स का कुछ भी हो आपका, इवेंट्स कंपनी का मेरा जो दूसरा नाम है वो द पार्टी प्लानर है। ओके। वो इसमें मर्ज नहीं है, ये अलग है, वो कंपनी अलग है। ओके। सो वो काम होते हैं। और आपको टैटू निकालना है तो प्लीज़ आप पहले मुझे कॉल कीजिएगा, उसके लिए आपको प्री बुकिंग करना पड़ेगा, फिर टैटू बनेगा। और दूसरा काम ऐसा है कि वॉल पेंटिंग के लिए भी आपको जो है वो पहले कांटेक्ट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद में जो भी आपके डिजाइन्स फाइनल हो गए फिर वो शॉर्ट टर्म में मैं आपको डेट देके वो काम फाइनलाइज होता है। परफेक्ट। दोस्तों मैं इनका नंबर भी दे दूंगा अपने स्क्रीन पे, सो व्हेनेवर यू फील लाइक यू कैन कांटेक्ट हिम एंड देन गेट योर बिजनेस डन। ओके, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, हमारी ऑडियंस को भी आई एम श्योर बहुत अच्छा लगा होगा। इस प्लेटफॉर्म के लिए आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपनी एक्सपीरियंस, अपने प्रॉब्लम्स, अपने स्ट्रगल को शेयर किया हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया। तो और मैं आपका भी होपफुली बहुत थैंक्स करता हूँ आपको भी, क्योंकि Thank you. मेरा भी फर्स्ट टाइम ये यूट्यूब पे मैंने मेरा जो भी बायो दिया है Really? वो मैंने फर्स्ट टाइम दिया हुआ है। हाँ। सर की बदौलत है अरे सब नहीं, जो भी कुछ है। हाँ। तो डेफिनेटली आप भी सर के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे आप प्रेस कीजिएगा ताकि आपको इनका नोटिफिकेशन आए, और ये आगे जाके बहुत अच्छे अच्छे लोगों को आपको मिलाने वाले हैं और आपको बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलेगा उनसे और आपको सीखने। आई होप आपको आज का सेशन बहुत ही मज़ा आया होगा। आपको रितेश जी की स्टोरीज से काफ़ी सीखने को मिला होगा। तो आपको आगे और किससे मिलना है, किस पर्सनालिटी से मिलना है, लाइक कौन सा प्रोफेशन में है वो, अगर आप कमेंट सेक्शन में डालेंगे तो मैं श्योरली ट्राई करूँगा उनको अपने प्लेटफॉर्म में लाने के लिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अलविदा, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।